नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2026 के लिए खान सर के द्वारा न्यू टेस्ट सीरीज जो लाया गया है, उस टेस्ट सीरीज का हम लोग टेस्ट नंबर 3 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ना। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट नंबर 3 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और इससे पहले टेस्ट 1 और 2 करवा चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फास्ट रिविजन करते हैं, सभी 100 प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के बारे में यह दिया हुआ है और इसका आंसर बताना है आपको इसके अनुसार, ठीक है। पहला क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए क्या बोला यहाँ पर कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए, तो किसी भी कार्य के लिए नहीं, मतलब क्या, किसी भी कार्य नहीं मतलब कुछ भी कर देगा तो उसमें मुकदमा नहीं चलेगा, चलेगा, है ना। तो इसलिए ये वाला क्या है, किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये वाला यहाँ पर गलत है। हालांकि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि पद पर रहते हुए इन पर कोई भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। ये विशेष अधिकार अनुच्छेद 361 में है, लेकिन ये असीमित नहीं है ना, अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी करें तो कोई कार्य या तो आपको कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ना। यहाँ पर ये पद पे रहते हुए भी नहीं लिखा है ना, लिखा क्या, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये वाला गलत है ना। देखिए एक चीज ध्यान रखना आपको, क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये अनुच्छेद 361 में कहा गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट जो है ये वाला गलत है यहाँ पर, है ना। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है ना, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या मालूम, विधि के समक्ष समता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार पूछे तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। इसमें क्या मतलब, विधि के समक्ष जो है ना सभी को समान अधिकार है ना, सब कानून के लिए सब बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष अधिकार दिया हुआ है कि इन पर है ना पद पर रहते हुए इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं, इनके लिए विशेष अधिकार ये प्राप्त है अनुच्छेद 361 में, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 14 का अपवाद एक कौन सा है, अनुच्छेद 361 है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो यानी कि यहाँ पर पहला गलत हुआ। फिर क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, ये वाला बिल्कुल सही है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य करेगा तो उसे पदच्युत किया जा सकता है ना। तो ये वाला सही है, यानी कि एक गलत और आर सही। आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत आर सही। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रही बात क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ रिवीजन करवाते हैं अनुच्छेद, क्योंकि हर एग्जाम में अनुच्छेद से प्रश्न आता है ना। देखिए राष्ट्रपति का पद पूछे अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 52 में हो गया ना। राष्ट्रपति का पद पूछे अनुच्छेद हो गया क्या, 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है ना। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, है ना। और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, है ना। अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 तक राष्ट्रपति, जबकि राज्यपाल कितना, अनुच्छेद 213 के तहत, है ना। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और यहीं पर फिर बात करें क्या, राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 143 में ना, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है सीएजी की नियुक्ति करता है, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। ये सभी अनुच्छेद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर ये समझिए, देखिए द्वैध शासन के बारे में 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 क्या बल्कि 6 हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है क्या क्या है। देखिए द्वैध शासन सबसे पहले किसने लागू किया था, बंगाल में। कहाँ पर लागू हुआ था, बंगाल में, है ना। सबसे पहले द्वैध शासन लागू हुआ था बंगाल में, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। तो पहली बार बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू किया था, 1765 में लागू किया था, ठीक है। ये चीज हो गया, किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू हुआ था, 1765 में। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था ना, किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, याद रखना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और कब किया था, तो 1772 में ये क्या हुआ था, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, कब, 1765। समाप्त किया था बंगाल में किसने, वारेन हेस्टिंग्स, कब, 1772 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब यही वाला जो द्वैध शासन है ये प्रांतों में है ना, प्रांत स्तर पर ये कब लागू हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत, है ना।
ये लागू हुआ था ना 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, ये प्रांतों में द्वैत शासन ये लागू हुआ था, ठीक है। और फिर यही जो द्वैत शासन है 1935 में क्या हुआ था, केंद्र में, है ना, केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो 1935 में हुआ था ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए द्वैत शासन पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में, है ना, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैत शासन फिर लागू कब हुआ था, तो भारत सरकार एक्ट अधिनियम जो कौन सा था, 1935 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। ये किसने किया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था ना। भारतीय जो संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो कैसे पता चलता है, तो देखिए न्यायालय की स्वतंत्रता, किससे, न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय को यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये कहा गया है किसमें, तो हो जाएगा ये गोलकनाथ बाद में, है, गोलकनाथ बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6, है ना। 6 में क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्या है कि रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ये बात सही है। अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है, ये भी सही है ना। अखिल भारतीय सेवा गठन कौन करता है, राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से होता है ना। इसको विशेष राज्यसभा को अधिकार मिला हुआ है ना अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए, यानी 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या मालूम कि अखिल भारतीय सेवा का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 312 में, ठीक है। और यहीं पर संघ लोक सेवा आयोग जो है इस किस अनुच्छेद में, यूपीएससी, ये है अनुच्छेद 315 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 7 में क्या है, निम्न लिखित में से कौन सा कथन एक कथन है जो किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला क्या, सतत विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को समझौता नहीं करती है, ये बात सही है ना। सतत विकास का मतलब यह है कि ऐसा विकास करना है जो कि भविष्य के आने वाली पीढ़ी को के लिए नुकसान ना हो, है ना। तो ये हो गया, ये बात सही है, समझौता नहीं करती है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ये बात यहाँ पर क्या सही है ना, ये भी सही है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। दोनों कथन सही है, लेकिन क्या व्याख्या नहीं है ना, अलग अलग सही है दोनों। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कथन और कारण दोनों सही है ना, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्या, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद कौन सा हो जाएगा, तो ये है खाद्य एवं पेय, है ना, खाद्य एवं पेय यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा यहीं पर उपभोक्ता आया ना, तो अगर पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर को है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो ये कब है, 15 मार्च को है ना, अंतर्राष्ट्रीय वाला 15 मार्च को है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022 के पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर शुरू किया गया था, ये वाला गलत है, 2022 के नहीं बल्कि ये कब की बात है, 2020 का था ना, कौन सा था, 2020 का, ठीक है। तो ये वाला गलत है। फिर क्या है, इस योजना का उद्देश्य गांव में आवासीय भूमि की माप करके गैर विवादित रिकॉर्ड के लिए संपत्ति के अधिकार प्रदान करना, ये वाला सही है ना। तो केवल 2 सही हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य फोर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रथा है। खाद्य फोर्टिफिकेशन ये संबंधित क्या, भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना,
यानी कि भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना, ये खाद्य फोर्टिफिकेशन कहलाता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। तो इसमें क्या है, पहला है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये बात सही है ना। सेवा क्षेत्र को क्या तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना। जैसे बस बैंकिंग रेलवे ये सब क्या सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है ना। सबसे अधिक जो होता है भारत के जीडीपी में योगदान किसका होता है, तृतीय क्षेत्र का ही होता है ना। तो ये वाला तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये सही है। और यह क्षेत्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करता है, तो ये वाला गलत है मालूम। प्रत्यक्ष उत्पादन कौन करता है मालूम, प्रत्यक्ष उत्पादन में आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि तृतीय क्षेत्र जो होता है तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र है ना। प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन जो करेगा कौन, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र करेगा ना। तृतीय क्षेत्र क्या करता है, वितरण और सेवा करता है, क्या वितरण और सेवा करता है ना। तो ये वाला उत्पादन जो लिखा था तृतीय क्षेत्र के बारे में, ये गलत है ना। तो आर गलत है, ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13 में क्या, संतुलन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संतुलन मूल्य जो है ये आपूर्ति मांग के बराबर होगा, क्या आपूर्ति मांग के बराबर होगा, ये संतुलित होगा। नेक्स्ट क्या, खरीफ और रबी फसलों के उदाहरणों में से संदर्भ में गलत युग्म आपको बताना है। जैसे कि धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का ये सब खरीफ की फसल है, ये सही है। और जो अलसी और सरसों जो है ये खरीफ का नहीं है, अलसी और सरसों जो है रबी की फसल है। किसका है, तो ये रबी की फसल है। सरसों देखते हो गेहूँ, जब आप गेहूँ देखते हो खेत में तो साथ में सरसों भी होता है ना। तो गेहूँ किस में आता है, गेहूँ आ जाता है आपको रबी की फसल में। तो ये अलसी और सरसों क्या हो गया, रबी की फसल में आ जाएगा, ठीक है। खरीफ जो है यानी कि यही वाला गलत पूछा था, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी खरीफ में मूंग और उड़द भी आ जाता है, और रबी में क्या गेहूँ, चना, मटर और सरसों ये सब क्या है, रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय का मुंबई में है ना। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एलईडी, तो इसमें जो जानते हैं ना आप पहले उसको मिला लीजिए। सबसे जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो लेजर का आविष्कार है ना टी.एच. मेनन ने किया था ना। तो ये आपको याद होगा लेजर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करते होंगे या तो प्रीवियस ईयर बनाते होंगे, मिलता होगा। लेजर का आविष्कार जो है टी.एच. मेनन ने किया था ना। सी का 4 होगा ना, सी का 4 होगा। तो आप देख लीजिए सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना। सी का 4 जो है एक ही ऑप्शन में, मात्र ऑप्शन नंबर सी का 4 किस में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको मिला सकते हैं आप, लेकिन इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना। तो ये एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो ये है होलोन्याक है ना, नील होलोन्याक। एक का 3 हो गया। और जेट इंजन का आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो जेट इंजन का आ जाएगा फ्रैंक व्हिटले। लेसर का आ जाएगा टी.एच. मेनन है ना। और सुपर कंडक्टर का कौन हो जाएगा, तो केमरलिंग है ना, एच केमरलिंग। सुपर कंडक्टर का एच केमरलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है। तो मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस है ना। डॉक्टर टेसी थॉमस जो है ये भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये भारत का मिसाइल मैन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर देखिए ये क्या होगा, मिसाइल मैन, मिसाइल महिला हो गया टेकी थॉमस, और मिसाइल मैन हो गया क्या, एपीजे अब्दुल कलाम। और यहीं पर पूछा अगर क्या रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, तो के सिवान को है ना, जो कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है। और रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है, रितु करिथल को है ना। रितु करिथल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है ना, रितु करिथल है। रितु करिथल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में असत्य युग्म की पहचान करें। तो असत्य यानी गलत वाला, नीला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, ये वाला सही है। काला अफ्रीका को, ये भी सही है।
पीला उत्तरी अमेरिका को, ये गलत है। पीला किसको? एशिया को, है ना। एशिया महाद्वीप का जो प्रतीक है वहाँ पर ओलंपिक ध्वज में, ये है एशिया का क्या? पीला है। हरा का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहीं पर आपको एक बच गया, कौन सा? लाल, है ना। लाल किसका है? तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का है ना, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, ओलंपिक की बात आई है तो ओलंपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है पूछेगा? 2024 पेरिस जो 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था ना। 2024 वाला जो है ये कहाँ पर हुआ था? ओलंपिक पेरिस में। ठीक है, अब ये क्या 4 साल में होता है एक बार, है ना। 2028 का कहाँ होगा? तो 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? तो 2028 का लॉस एंजल्स में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा ना। अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, ये ध्यान रखना है, लॉस एंजल्स में। ठीक है, चलिए। और इसके देखिए ओलंपिक जो होता है दो टाइप का होता है। ओलंपिक होता है, एक क्या होता है? एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन, है। तो ये जो 24-28 में चल रहा है ये ग्रीष्मकालीन है ना। और जो 22 और 26 में चल रहा है वो है शीतकालीन ओलंपिक, है ना। 2022 में कतर में होता है, 2026 में कहाँ होगा? तो जो शीतकालीन ओलंपिक है इटली में होगा। कहाँ? इटली में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पुराना नाम जो है ब्रिटिश एम्पायर खेल था, ये वाला सही है। फिर क्या हुआ? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। डेविड डिक्सन पुरस्कार का संबंध जो है ये राष्ट्रमंडल खेल से, ये भी सही है ना। तीनों सही है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 में कहाँ होने वाला है? तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, ब्लू लाइन शब्दावली आइस हॉकी से संबंधित है क्या? ब्लू लाइन जो है ये वाला हॉकी संबंधित है, ये वाला सही है। हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक 10 गेज की दूरी से मापा जाता है क्या? तो ये वाला गलत है ना, केवल एक यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? लाल सागर की सीमा किन देशों से होकर लगती है? तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सा? सऊदी अरब हो जाएगा, लाल सागर की सीमा से लगता है। मिस्र हो जाएगा, और सूडान हो जाएगा, और यमन हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार फिर समझिए, लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? सऊदी अरब, मिस्र, सूडान और यमन हो जाएगा ना। ये यूथोपिया नहीं है ना। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। 22 का ए यहाँ पर सही है। ठीक है, और जो इथोपिया है ना, इथोपिया क्या है मालूम? एक स्थल रूप देश है। क्या है? स्थल रूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य युग्म की पहचान करें। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ये क्या है? एल लम्सडेन, है ना। तो यहाँ पर क्या है? मिलान, ये वाला सही है मालूम। फिर क्या हुआ? ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्नम मल्लेश्वरी, ये वाला भी सही है। और अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कुंज रानी, उसका नाम क्या है? कुंज रानी। ठीक है, और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है कान्ना चांडी, ये वाला गलत है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ थी। कौन? लीला सेठ थी ना। कौन थी? यहाँ पर ध्यान रखना है, लीला सेठ, जो कि कहाँ का बना था? किस हाई कोर्ट का, मतलब किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये बने थे? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था ना। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 में क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा निम्नलिखित में से किन किन स्थानों का मुख्यालय है? तो जेनेवा जो है किसका किसका मुख्यालय है, ये पूछा है। तो आंसर क्या होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ है? संघ का मुख्यालय जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये रासायनिक हथियार निषेध वाला नहीं, ये जेनेवा में नहीं मानो। रासायनिक हथियार वाला जो है ये कहाँ पर है? द हेग में, है। द हेग, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय कहाँ? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय और रासायनिक हथियार निषेध संगठन मुख्यालय दोनों में कहाँ? द हेग है ना।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, बाकी जो जेनेवा में कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वही है ना, जैसे कि श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यहाँ बता ही दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, और विश्व व्यापार संगठन जो WTO उसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पूछे, जेनेवा में है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, दलाई लामा को किस श्रेणी में 68वीं है, 68वीं जो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। दलाई लामा को किस श्रेणी में 68th ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑडियो बुक और नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ क्या बोला, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, दुर्गा पूजा करेक्ट आंसर है ना, क्या दुर्गा पूजा यहाँ पर सही है। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखना आपको, हाल ही में क्या दीपावली को है ना, सबसे लाटेस्ट जो है दीपावली को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है दीपावली को भी। और एक यहाँ दुर्गा पूजा हो गया। ठीक है, और एक और याद रखना आपको, कौन सा, गरबा है ना, गुजरात का जो लोक नृत्य गरबा को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्या 27 में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन इसमें बताना है। तो पहला क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, ये वाला सही है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में, ये वाला गलत है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है पटना में, कहाँ, पटना में है ना, तो ये वाला भागलपुर लिखा था, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मेची महानंदा की सहायक नदी, ये वाला सही है। कोसी नदी को मूल नाम कौशिकी है, ये वाला भी सही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी, इसकी लंबाई कितना, 2525 किलोमीटर है ना, याद रखना 25-25 है ना। अच्छा, बिहार में ये नदी कितने किलोमीटर बहती है, गंगा नदी तो 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा ना। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है, गंगा डॉल्फिन होता है ना, और गंगा डॉल्फिन हो गया। और जो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है ना, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, पटना में किया गया है। ठीक है, अच्छा, बिहार में ये कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो 12 जिलों से ना, 1 दर्जन 12 जिलों से होकर ये गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में पूछेगा बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित नदी पूछेगा, करने वाला कौन है, तो कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा ये पटना है ना, पटना ही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 का डी, पटना, जो कि 9 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के सिक्के को कागज पर रखा जाता है, इसके चारों और चारों तरफ इसी आकार के कितने सिक्के को रखा जा सकता है जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ साथ मध्य में रखे सिक्के को भी स्पर्श करे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 सिक्का है ना, 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या, भारतीय जल संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन सही है, ये पूछा आपसे है ना। तो पहला क्या है, भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, ये बात सही है। भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। फिर क्या हुआ, दक्षिण भारतीय राज्यों में भूतल का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम है, ये बात यहाँ पर क्या गलत है, कम नहीं बल्कि अधिक है ना। दक्षिण भारतीय राज्यों में भूजल का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है ना, ये वाला कम लिखा था, गलत हो गया। नीरू और मीरू यह जल संचयन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, ये वाला सही है। 1 और 3 सही था, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है आपका 31 में क्या, मगध महाजन पद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना, गलत आपसे पूछा है, कौन सा गलत है। पहला क्या है,
इसकी राजधानी है ना, मगध महाजनपद की राजधानी का राजधानी जो है गिरिब्रज था, ये वाला सही है। गिरिब्रज यानी कि वर्तमान में जो राजगीर है। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का हिस्सा आता था। तो ये बात भी यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। और फिर क्या, मगध महाजन का पद का अवंती महाजन पद से मधुर संबंध था, ये वाला गलत है। मगध महाजन पद जो था अवंती के महाजन पद से, अवंती महाजन पद से क्या था, शत्रुता का संबंध था। कैसा था, शत्रुता था ना, शत्रुता का संबंध था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्या मधुर था, ये वाला गलत हो गया ना। आंसर क्या, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बिंबिसार ने मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि दिया था, ये बात सही है यहाँ पर, ठीक है। बिंबिसार कौन है, वही बिंबिसार है जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार है ना। बिंबिसार का ही पुत्र था कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र का कौन था, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था ना। बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक रहता था कौन, जीवक है ना। जीवक चिकित्सक कहाँ का था, ये भी राजगीर का था, ठीक है। और बिंबिसार ये हो गया। बिंदुसार कौन है, बिंदुसार अलग है ना। बिंदुसार जो है अशोक का पिता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, रही बात क्या महाजन पद के बारे में, तो महाजन पद की 16 महाजन पद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, और 16 महाजन के पद की जानकारी जो है किस जैन ग्रंथ में मिलता है, ये पूछा जाता है आपसे। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय है ना। और जैन ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, भगवती सूत्र, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। और बिहार में कुल कितने महाजन पद है, तो बिहार में कौन था, 3। कितने महाजन पद था, 3 महाजन पद, है ना, 3 महाजन पद था, ये ध्यान रखना ना। बिहार में कितने महाजन पद, तो 3 महाजन पद था ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, करने का, ठीक है। और जैन ग्रंथ पूछे तो जैन ग्रंथ हो जाएगा कौन, भगवती सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे बिहार में कितने महाजन पद, तो याद क्या रखना है, 3 महाजन पद बिहार में था। कौन कौन सा था, ये भी ध्यान रखना, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो कौन कौन सा था, तो एक तो मगध हो गया, जो कि सबसे बड़ी महाजन पद था, मगध है ना। एक है मगध, है ना। दूसरा कौन सा है, अंग है ना, अंग है। और तीसरा कौन सा, बज्जी है ना। ये 3 महाजन पद जो है बिहार में था, ठीक है। तो मगध की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो राजगिरी हो जाएगा, यानी कि गिरिब्रज बोलिए या तो राजगीर। तो मगध की राजधानी क्या हो गया, राजगीर, ठीक है। और रही बात क्या, अंग, अंग की राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा, चंपा। अब बज्जी की राजधानी क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। ये 3 महाजन पद था, याद रखना, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाथा सप्तशती के रचनाकार हॉल, गाथा सप्तशती का रचना कौन था, हॉल है ना। हॉल निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था, तो ये था सातवाहन वंश का शासक था, है ना। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक, है ना। कौन था, सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था ना, याद रखना है, सिमुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों ने सीसा और प्रोटीन का सिक्का चलाया था सबसे पहले। गणेश्वर किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो गणेश्वर जो हो जाएगा ये कहाँ का है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन है। कौन सा, ताम्रपाषाण कालीन है। नेक्स्ट है सरकी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये थे मलिक सरवर। कौन था, सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो किए गए प्रयासों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जैसे कि इसका जो ईस्वी है ना, ईस्वी के अनुसार इसको सजाना है ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये कब किया था मालूम, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये 1329-30 की बात है ना। कब है, 1329-30 की बात है ये, ठीक है। और राजधानी परिवर्तन कब किया था, तो ये किया था 1327 में ना। राजधानी परिवर्तन है 1327 में किया था। और कराचिल अभियान जो है ये कब किया था, तो ये 1333-34 में किया था ना। 1333-34 में ना, 1333-34 में किया था ना। 1333-34 में ये किया था कराचिल अभियान। और दोआब में राजस्व वृद्धि ये कब किया था, तो ये 1325-26 की बात है। कब, 1325-26 की ये बात है। दोआब में राजस्व वृद्धि यानी कि सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो 1325 वाला होगा ना। 1325 यानी कि 4 वाला पहले होगा, ठीक है। 4 होगा, उसके बाद 27 वाला होगा ना, 4 और 2। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, 4 और 2। तो 4 पहले एक ही ऑप्शन में, 4 यहाँ पर दिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें भी मिलान करना है। तो इसमें जो आप जानते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं ना, उसी से आंसर पहले निकल जाएगा इसको, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ आपको मालूम है ना कि ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, तो फर्डिनेंड की हत्या आपको मालूम है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था, है ना। 1914 से 1918, तो फर्डिनेंड की हत्या कब हो जाएगा, तो 1914 हो जाएगा ना। तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है ना, 1 का 3। अब 1 का 3 देखिए कहाँ पर है, 1 का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आंसर आप एग्जाम में भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर रही बात क्या,
ब्रेस्ट लिस्टो क्या ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि ये हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 मार्च 1918 को, है ना। बी का 4 हो जाएगा यहाँ पर। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1918 को हुआ था ना। 11 नवंबर 1918 को हो जाएगा ना, सी का 2। और साइक्स पिकोट की संधि कब हुआ था? 16 मई 1916 को हुआ था ना, डी का 1 हो जाएगा। आंसर तो पहले आ चुका है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये किसने? तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली। किसने? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो मालूम है ये, तो ये हुआ था 1930 में, जो कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुआ था उसी को माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी वही माना जाता है ना। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 और समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। और एक क्या असहयोग आंदोलन, वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आधुनिक जो भारत का पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का। ये राजा राम मोहन राय जो कि 1828 में किसका? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। कहाँ? कोलकाता में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। इनके एक पुस्तक का नाम क्या है? संवाद कौमुदी, है ना। पूछा जाता है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो ये याद रखना है, संवाद कौमुदी का है राजा राम मोहन राय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा? कोलकाता, है ना। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ मालूम? 1904 में हुआ था, याद रखना ना, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है? 40 में हो जाएगा कौन सी घटना सबसे पहले हुई, है ना। तो इसका ईस्वी जानेंगे तभी आंसर आप लगा पाइएगा ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था मालूम, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था ना। 8 अगस्त 1942 को हुआ था ये, है ना। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आया था मार्च 1942 में। कब? ये है मार्च 1942 की बात है ना। मार्च 1942 में है क्रिप्स मिशन, ठीक है। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन ये कब होता? अक्टूबर 1943 की बात है ये, है ना। 1943 में चला गया। कैबिनेट मिशन 1946 में चला गया, है ना। कब? कैबिनेट मिशन 1946 में। तो कौन सी घटना सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मार्च 1942, है ना। मार्च 1942 सबसे पहले होगा यहाँ पर, तो यानी कि बी वाला, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, 40 का बी। नेक्स्ट क्या? लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रांत में चला था? तो लाल कुर्ती आंदोलन ये कहाँ? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चला था। नेक्स्ट है कि इसका आंदोलन और ये कब कब हुआ था, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए बहाबी आंदोलन ये कब हुआ था? तो बहाबी आंदोलन ये है 1820 से 70 की बात, है ना। संथाल विद्रोह की बात हो जाएगा क्या? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 2 का ए, है ना, 2 का ए, ठीक है। इसको सब देख लेते हैं। तो संथाल विद्रोह हो गया 2 का ए, और बहाबी हो गया 1820 से 70, यानी कि 1 का बी। और नील विद्रोह कब हो जाएगा? तो नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1859-60 में होगा ना, 3 का डी। अब मुंडा हो जाएगा, मुंडा विद्रोह हो जाएगा 1899-1900 में हुआ था ना, यानी कि आंसर क्या होगा? 1 का बी, ठीक है, और 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, यानी कि बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी किस में? ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, बी ए डी सी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने किया था, ये बिल्कुल सही है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, और इसको WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और प्रारंभिक कांग्रेस उदारवादी विचारधारा की थी और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखती थी, ये भी सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा? तो तीनों सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 43 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या पूछा था इसमें कि गलत कथन कौन सा था? कोई भी गलत नहीं है ना, सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 44 में? इसमें क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक विकास 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में हुए थे? तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में कौन सा हुआ था? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखिए
पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत जो है 1909 के अधिनियम में हुआ था। ये बात सही है ना, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में किया गया था? 1909 में किया गया था ना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये बात भी सही है। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुआ था, ये वाला गलत है ना, ये इसमें 1909 में नहीं हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 44 का एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 में क्या है? अब कथन और कारण है। तो भूमध्य सागरीय कृषि विश्व की सबसे विशिष्ट और उन्नत कृषि प्रणालियों में से एक है, तो ये क्या है यहाँ पर? सही है। ठीक है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विटीकल्चर का विकास हुआ, ये भी सही है और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में, पदार्थ की अवस्थाओं के अणुओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला सही है ना, संपीड़ितता नगण्य होती है, ये बात सही है। ठोस में ना सबसे अधिक किस में होगा? गैस में होगा ना। और फिर क्या? द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ये बात भी सही है। फिर बोला गैस में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है और इसमें बहाव होता है, ये भी सही है। स्पंज को आसानी से दबाया जा सकता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यह ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस है, ये वाला गलत है। ये क्या? पूर्णतः ठोस है। क्या है? एक पूर्णतः ठोस है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, ये वाला सही है ना। और क्या हो जाएगा? ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है ना, व्याख्या भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 में, इसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में और का मान क्या होगा ताकि समीकरण संतुलित हो जाए? यानी कि यहाँ पर और नहीं बल्कि क्या होगा? एक्स का है ना, एक्स का मान क्या होगा ना, यानी कि एक्स के जगह पर एक्स और वाई का, एक्स और वाई यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्स और वाई का मान क्या होगा ना, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देख तो पीडीएफ भी मालूम, पीडीएफ भी बहुत लेट से दिया गया है और क्या मालूम, इसमें इतना लेट देने के बावजूद भी ना प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। अभी एक कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि 91-95 इस टाइप में ना, जो क्वेश्चन भी अलग अलग आंसर, कुछ में आंसर और क्वेश्चन अलग दिया हुआ है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या ध्यान कम दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर रहते संतुलित समीकरण में क्या होता है मालूम कि दोनों साइड जो है ना अणुओं की संख्या जो होता है समान होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन इधर है ना, कितना हाइड्रोजन? 2 दूनी 4 है ना, 4 हाइड्रोजन है, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी क्या 4 हाइड्रोजन रहना चाहिए है ना, तभी क्या संतुलित होगा। तो 4 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, इसमें है, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यानी एक्स का मान क्या होगा? 4 होगा यहाँ पर, तभी संतुलित होगा ना, बाकी तो कहीं है नहीं। यानी कि एक्स का मान क्या होगा? निश्चित रूप से 4 होगा ना, एक्स का मान क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ संतुलित होगा। और उसके बाद यहाँ संतुलित करना क्या है? वाई, तो वाई यहाँ पर क्या अगर रखेंगे, जो भी रखेंगे, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? उतना होगा ना, 2 से गुना होकर उतना क्लोरीन होगा। तो वाई क्लोरीन पहले देख लेते इधर है कितना, तो देखिए यहाँ पर 4 रखे थे, यानी कि 4 क्लोरीन हो गया, यानी कि वाई की जगह पर 2 रखना पड़ेगा ना, 2 रखेंगे, जबकि Cl2 इधर 2 लिखा अलग से है ये, यानी 2 दूनी 4 क्लोरीन हो जाएगा, यानी कि वाई के जगह पर कितना? 2 रखना पड़ेगा ना। तो एक्स का मान 4, वाई का मान 2, यानी कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 48 का क्लोरीन यहाँ पर देखते हैं, 4 क्लोरीन है, तो एक्स का मान अगर 2 रखते हैं तभी तो होगा। एक वाई का मान अगर 1 रखते हैं तो नहीं होगा। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ भी मान लो 2 क्लोरीन तो यहाँ पर है ना, और 2 क्लोरीन यहाँ पर है ना, 2 यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक मान रखना पड़ेगा। क्या? वाई का मान 1 रखेंगे, क्योंकि 2 और 2 4 तो है ही यहाँ पर है ना, 2 रखेंगे तो 4 यहीं पर हो जाएगा, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा? वाई का मान 1 रखना पड़ेगा ना, तो यानी कि वाई यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो ये क्या है? यहाँ पर ये सही है ना, चिप्स निर्माता जो है
चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो चिप्स का उपचयन रोककर उसे विकृत गंधीर होने से बचाती है ना। तो ये बात दोनों सही है और सही व्याख्या भी है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अजैव निम्नकरणीय पदार्थों में से असत्य कथन चुनें। अजैव निम्नकरणीय पदार्थों में, तो क्या ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं, ये बात सही है। फिर क्या इनका अपघटन जीवाणु तथा मृत जीवियों द्वारा आसानी से हो जाता, नहीं आसानी से नहीं होता है ना। यही तो आसानी से किसका होता है, जैव निम्नकरणीय का। इसका क्या होता है, आसानी से नहीं होता है, इसीलिए अजैव निम्नकरणीय कहलाता है ना। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ यानी इंटरफेस पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये बात क्या है यहाँ पर सही है। और कैसे होता है ये, तो पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आने वाला प्रकाश पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश क्या अविलंब से दूर हट जाता है। तो ये बात भी सही है और इसका सही कारण भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 में कि प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है, यही आंसर है ना, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 में क्या, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के संदर्भ में सही कूट चुनिए। तो इसमें क्या है, देखिए लाल प्रकाश कम झुकता है, यानी कि कम इसका विचलन होता है, कम प्रकीर्णन होता है लाल प्रकाश का, ये बात सही है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये बात सही है। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, यानी कि सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी का, ये बात सही है। और क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना है, जो अधिक विचलित होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जो कम विचलित होता है ना, वो कम प्रकीर्णन होता है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या अधिक होता है। ठीक है, तो ये सही है। सर आइजैक न्यूटन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये बात भी यहाँ पर क्या सही है ना, तीनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप नियत रहे तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन में से, तो यदि ताप नियत रहे तो आपको मालूम है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, फॉर्मूला V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर और धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या, विभवांतर और धारा का अनुपात, यानी कि I को अगर इधर ले आइएगा तो विभवांतर बटे धारा का अनुपात जिसे R स्थिरांक कहते हैं, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा जो H होता है, तो देखिए जो उत्पन्न ऊष्मा के एक फॉर्मूला होता है क्या मालूम, तो H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। ठीक है, अब ऑप्शन को पढ़िए इसको ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको बताते हैं क्या, V बराबर IR, ये सब फॉर्मूला नॉर्मल चीज़ें हैं जो पूछा जाता है ना, तो ये सब याद रखना है आपको हमेशा के लिए। ठीक है, तो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊष्मा जो होता है प्रवाहित धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर क्या ये सही है ना, यहाँ पर क्या ये सही है। ठीक है, फिर क्या बोला, प्रतिरोध R जो है R के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है ना, ये वाला गलत है ना, ये वाला क्या व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि समानुपाती है ना। ये क्या, उस समय T के अनुक्रमानुपाती होता है और उस जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है, ये बात सही है ना, T के समानुपाती होता है। 1 और 3 सही है ना, 1 और 3 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 में कि एक समान गति और असमान गति के बारे में सही कथन चुने। तो इसमें क्या होगा, देखिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान कही जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 में, इसमें क्या, पशुओं में होने वाले रोगों के संदर्भ में और उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए बाह्य परजीवी है ना, रोग कारक क्या है, बाह्य परजीवी, इसके कारण जो होता है क्या हो जाएगा, ये त्वचा रोग होता है, क्या त्वचा रोग होता है। अंतः परजीवी, तो ये क्या होगा, अंतः परजीवी आमाशय और आंत को प्रभावित करता है, अंतः परजीवी। पर्णकृमि, ये क्या हो जाएगा, पर्णकृमि, तो ये हो जाएगा आपको यकृत को प्रभावित करता है। अब विषाणु और जीवाणु,
ये किसको प्रभावित करता है? विषाणु संक्रामक रोग है ना, क्या ये संक्रामक रोग है ना। तो 57 का इस तरह मिलाइएगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशीय ऊतकों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। तो पेशीय ऊतक जो होता है, देखिए रेखित पेशी जो होता है वो क्या होता है? ऐच्छिक कहलाता है, और रेखित जो होता है अनैच्छिक कहलाता है ना। तो ऐच्छिक जो होता है बहुकेंद्रीय और बेलनाकार होता है ना, पेशी रेखित पेशी जो होता है, और रेखित यानी चिकनी पेशी जो होता है अनैच्छिक एक केंद्रीयकीय और तर्कु रूपी जैसे आहार नली में होता है ना, अनैच्छिक हो गया। फिर क्या हुआ? हृदय पेशिक होता है, ये 3 प्रकार का होता है पेशी मुख्य रूप से है ना, अनैच्छिक, बेलनाकार और शाखान्वित और एक केंद्रीय होता है। ठीक है, इसमें हृदय पेशी में क्या होता है विशेषता मालूम? ये होता है रेखित पेशी है ना, ऐसा होता है रेखित जैसे, ठीक है, इसका संरचना, लेकिन ये अनैच्छिक जैसा ये काम करता है ना। तो ये यहाँ पर तीनों सही है। 58 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरल अस्थायी ऊतक और उसका विशेष कार्य क्या है ना। तो सरल अस्थायी ऊतक, ऊतक के बारे में आपको हमेशा बताते हैं। 5 प्रमुख जो ऊतक है आपको याद रखना। पादप ऊतक है ना, कौन कौन सा? प्रेंकामा, स्क्लेरेंकामा, कोलेंकामा और स्क्लेरेंकामा, ये 3 हो गया। ये क्या? सरल ऊतक है ना, सरल अस्थायी ऊतक है। और 2 होता है जटिल ऊतक, कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम होता है ना। तो प्रेंकामा के बारे में आपको याद करवाए थे, क्या आसानी से याद भी कर लेना है। देखिए ये पूछा क्या? सही के साथ सुमिलित करें। तो देखिए प्रेंकामा क्या? तो प्रेंकामा पोष, प्रेंकामा पोष से रिलेट करने क्या? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का ये भंडारण करता है ना, संग्रह करता है, भंडारण करता है। तो भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण कौन मदद करेगा? हो जाएगा प्रेंकामा है ना। 1 का 2 होगा, ठीक है। और कोलेंकामा क्या? लचीलापन प्रदान करता है ना, पौधों में लचीलापन, कोलेंकामा, लचीलापन, कोलेंकामा, लचीलापन, कोलेंकामा। तो लचीलापन यहाँ पर है देखिए, तो बी का 3 होगा। और पौधों में मजबूती और कठोरता कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेंकामा है ना। पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? स्क्लेरेंकामा है ना। सी का 1 होगा, यानी कि 1 का यहाँ पर क्या है? 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि 2 3 1। अब 2 3 1 देखिए किस ऑप्शन में है? 2 3 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 में कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि ऊर्जा का ये 10% नियम जो है ये क्या है मालूम? जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है ना। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो मात्र 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और ऊर्जा का दिए 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था ना। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है ना। लिंडमैन जैसा एक और नाम क्या है? न्यूलैंड है। न्यूलैंड ने क्या दिया था? तो अष्टक नियम दिया था ना। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड से ने दिया था। जबकि लिंडमैन क्या? तो ये ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो 10% ही स्थानांतरण होता है। आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल है, तो देखिए उत्पादक स्तर हो गया, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, अब फिर क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता पर पूछा था, तो उत्पादक के बाद 10% इसका क्या होगा? जैसे यहाँ पर 10,000 जूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? उत्पादक स्तर पर कितना है? यहाँ 10,000 है, ठीक है। 10,000 है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? 10% स्थानांतर होगा यहाँ, तो 10% इसका क्या होगा? इसका 10% निकालिएगा। 10% यानी परसेंट से 2 शून्य कटेगा, परसेंट से 1 शून्य 10 वाला और 1 शून्य ये वाला कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1,000 जूल है ना। ये कहाँ पर आया? प्राथमिक उपभोक्ता पर आया। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता पर आया 10,000 जूल। अगर आपसे पूछता क्या प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर कितना होगा? 10,000 मतलब 1,000, सॉरी 1,000 यहाँ आंसर हो जाता है ना, क्योंकि 10,000 तो यही है स्टार्टिंग में। 10% स्थानांतर हुआ, मात्र 10% कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर 10% स्थानांतरित होगा दूसरा उपभोक्ता पर है ना, द्वितीयक उपभोक्ता पर 10%, तो इसका 10% निकाल दीजिए, तो 10% क्या होगा? 1 शून्य कट हो जाएगा, यानी 10% निकालिएगा तो 1 शून्य कट होगा ना, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर 100 जूल है ना। कितना स्थानांतरित हुआ? तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर 100 जूल वहाँ पर ऊर्जा उपलब्ध होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए? तो इसको आसानी से आप एग्जाम में बना लीजिएगा। 10% का मतलब क्या होता है?
तो 10% देखिए, परसेंट का मतलब किसी भी चीज़ का है ना, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 600 है ना, इसका 10 मतलब प्रतिशत निकालना है, जैसे कि 5% निकालना है, ठीक है। तो परसेंट से क्या होता है मालूम, परसेंट से हमेशा 2 शून्य कट जाता है, ठीक है, क्योंकि परसेंट में बटा में 100 आता है, 2 शून्य कट गया, यानी कि 600 का कितना हो गया, ये 5 यानी कि 30 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, अगर यहाँ पर दे दिया आपको कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर 10,000 दिया था है ना, या तो 600 दिया, ठीक है, 10% निकालना, 10% मतलब क्या हुआ कि परसेंट से 2 शून्य कटेगा, तो 1 शून्य इसका कट जाएगा और 1 शून्य इसका कट जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको एग्जाम में डायरेक्ट निकाल लेना है। 10% नियम पूछा था, तो उत्पादक स्तर पर है तो जाएगा कहाँ पर, एक उत्पादक स्तर पर तो है ही है, फिर जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता पर पूछा था, तो 1 शून्य पहले में जैसे यहाँ जाएगा तो 1 शून्य कटेगा, ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा 1 शून्य और कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ये बात सही है। दांतों का एनामल जो होता है दंतवल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो मुंह में अम्ल की अधिकता के कारण संचारित होने लगता है, ये बात भी सही है ना। दोनों कथन यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फूले हुए गुब्बारे के मुंह को खोलकर छोड़ दिया जाए तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में भागता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये गति का तृतीय नियम का दर्शाता है और संवेग संरक्षण को दर्शाता है, ये दोनों है ना, यानी आंसर क्या होगा, इनमें से एक से अधिक है ना, एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें क्या है देखिए, पहला क्या, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक नहीं होता, ये बात सही है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये बात सही है दोनों, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग है, यही गलत है। प्लाज्मा जो है जीवित नहीं बल्कि अजीवित है, क्या है, अजीवित तरल भाग है ना, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। पूछा था कि सही बताना, 1 और 2 सही है ना, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 64। इसमें क्या, कथन और कारण। इसमें क्या, प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था। प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था, ये बात तो सही है ना। फिर क्या हुआ, आर्द्र जलवायु सूती धागे को टूटने से बचाती है और इन राज्यों में कच्चे कपास की प्रचुरता थी, ये बात भी सही है, सही व्याख्या भी है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार करना है। तो आपको हम बताते हैं कि भिलाई जो है, राउरकेला और स्टील जो दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये तीनों जो स्टील प्लांट है द्वितीय पंचवर्षीय युद्ध के दौरान स्थापित हुआ था, है ना। तो भिलाई किसके सहयोग से, तो आपको याद करवाते हैं भीरू और बीरू, है ना, भीरू बीरू, यानी कि भिलाई जो है रूस के सहयोग से, और जो बीरू यानी कि बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यानी कि भिलाई क्या हो जाएगा, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, यानी कि पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा, ये सही है ना, इसका मिलान सही है। पूछा आपसे क्या, कितने युग्म सही है, तो पहला वाला सही हो गया। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये भी सही है। आपको कैसे याद कराते हैं, राज मतलब राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था ना, यूनाइटेड किंगडम से, तो आपको याद करवाएं क्या, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये तीनों सही है, मिलान है ना, सभी 3 युग्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मालूम है आपको कि बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। इनका जन्म जो है कहाँ पर, सिवान के जीरादेई में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना। और अंतरिम सरकार में ये कौन सा मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री ना, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो यही थे ना, राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। और यहीं पर हो जाएगा क्या, आंसर तो ये हो गया। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य युग्म को पहचानना है। यानी जिला और जिला का मुख्यालय, नालंदा का मुख्यालय राजगीर नहीं मालूम कहाँ है, बिहार शरीफ है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी रोहतास का मुख्यालय सासाराम सही है, कैमूर का मुख्यालय भभुआ सही है, वैशाली का हाजीपुर सही है। नेक्स्ट क्या, दक्षिण भारत की पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम पर विचार करना है।
तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम पे बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, नल्ला माला की पहाड़ियाँ पहले होगा, उसके नीचे फिर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके नीचे होगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सबसे नीचे होगा जो कॉर्डिमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ जो कि केरल में है। यानी कि 1 2 3 4 यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 69। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय योजना 3 का भाग नहीं है। 7 निश्चय योजना 3 का भाग कौन सा नहीं होगा, तो हर घर नल जल का जो है ना ये योजना 3 वाला ये नहीं है ना। बाकी समृद्ध उद्योग ये वाला है, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन ये वाला है, और सबका सम्मान जीवन आसान ये वाला है। यानी कि ये वाला क्या है, इसका नहीं भाग है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, यूपी से लगने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम चंपारण होगा, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान होगा, सारण होगा ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 70 का बी। नेक्स्ट है कि दर्रा और किसे किसे जोड़ता है, और पूछा क्या है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये वाला सही है। शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भूटान से, ये गलत है। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है ना, तिब्बत के लहासा से जोड़ता है, यानी कि ये वाला सुमेलित नहीं है। पूछा कितने युग्म सही सुमेलित है, तो 1 2 और 3 युग्म है ना। कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। यदि कोई व्यक्ति टिहरी, हीराकुंड और मेट्टूर बांधों को देखने के लिए यात्रा की योजना बनाता है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना है। तेलंगाना जाने की जरूरत इसे नहीं पड़ेगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शीतकाल में भारत के किस क्षेत्र में प्रायः साइबेरियाई सारस दिखाई देते हैं। तो साइबेरियाई सारस दिखाई देते हैं तो कहाँ पर, ये केवला देव घाना अभ्यारण्य में, केवला देव घाना अभ्यारण्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, वृक्षों के प्रकार और उनके वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कितने युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए शीशम और साल जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है उदाहरण, ये सही है। महोगनी और रोजवुड जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ये प्रकार है, और कैक्टस और खजूर जो है कंटीले वन और झाड़ियों वन का प्रकार है। तीनों सही है यहाँ पर है ना, सभी 3 युग्म सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 में हिमालयी क्षेत्र के संदर्भ में करेबा क्या है। तो हिमालय क्षेत्र के संबंध में करेबा क्या है, तो हिमनद मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों का मोरेन के साथ जमाव। नेक्स्ट क्या, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है। तो इसमें पहला क्या है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किसने, तो ये महबूब उल हक है ना, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, यही किया था। एचडीआई के मापन के 3 प्रमुख संकेतक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच है ना, क्रय शक्ति, ये भी सही है। यदि किसी देश का स्कोर 0.8 से ऊपर है तो उसे उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में भारत जो है ये किस श्रेणी में आता है, मध्यम विकास श्रेणी में आता है, किसमें, मध्यम विकास में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने युग्म सही है, तो इसमें देखते हैं कितने युग्म सही। देखिए मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ये वाला सही है। सुंडा जल संधि या जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ये भी सही है। हॉर्मुज जल संधि या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका है 78। इसमें क्या है, अब मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा आप लोग है ना, स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पेड ग्रुप में डाल दिया गया है, तो वहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिएगा। ताकि देखिए 180 सीढ़ियों वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद 2 मिनट विश्राम करता है। मतलब जब भी वो 30 सीढ़ी चढ़ता है ना तो 2 मिनट का क्या विश्राम करता है। तो ये देखना है कि कितने बार ये 30 सीढ़ी चढ़ाता है। तो 30 सीढ़ी जो है कितने बार चढ़ता है, तो 3 6 18, 6 बार चढ़ता है ना, 6 बार ये 30 सीढ़ी चढ़ता है। लेकिन छठा बार में क्या होगा, ये तो पहुंच जाएगा, तो आराम करने की जरूरत ही नहीं है ना। मीनार
के ऊपर जो है पहुंच जाता है छठा बार में ना, यानी कि 5 बार ही ये आराम करेगा ना, 5 बार ये बीच में इसको ये आराम करेगा, ठीक है। या तो पहले बार सोचिए कि पहले बार अगर चला ये है ना, तो आराम करने पहले बार स्टार्टिंग हुआ, यानी कि यूँ समझिए कि 1 घटा करके यानी कि 5 है ना, तो 5 गुना 2 करेंगे 10 मिनट ये आराम करेगा ना, कब कितना 10 मिनट है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इंजन के पहिए के, तो इसका बना लीजिएगा आंसर, आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ आसानी से, यहाँ पर टाइम के इशू के कारण यहाँ पर हम आपको सोल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 26,250। क्वेश्चन नंबर आपका 81 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी सत्य है परंतु क्यू क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 83 में क्या है, 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, 85 का करेक्ट आंसर इसका बनाइएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 का, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 है ना, तो 88 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका है 89 है ना, 89 का आप इसको अगर बनाइएगा तो 89 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछा था इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है ना, 90 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाची या तो बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रकार संबंध है, यानी कि एनाकोर्डा ये कोबरा का ही प्रकार है, मोनार्क क्या हो जाएगा, क्यून है ना, रानी हो जाएगा इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 93, इसमें इसको बना लीजिएगा, इसका 93 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, 6 है ना, जैसे 6 है तो 6 का 1 माइनस करिए ना, क्या तो आएगा 6, अब गुना करिए क्या, 1 कम करके स्क्वायर कर दिया ना, 6 का 1 कम करिए 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करिए क्या 25 है ना, यही इसी तरह बनाया है ना, जैसे 5 है ना तो 5 को क्या करना है 5 और गुना क्या करना है 1 कम करके उसको स्क्वायर कीजिए, 1 कम करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी 16 × 5 80 है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, जैसे ये वाला चित्र है, ठीक है, तो ये वाला ब्लैंक था, इसको क्या ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब ये वाला ब्लैंक है तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे ना, ब्लैंक यानी खाली कर देंगे ना, तो यही आंसर होगा, बाकी कोई तो चांस है नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी 95 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 96, इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ, 96 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे विकल्पों में से असंगत को चुनिए, असंगत को चुनिएगा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो ब्लैक वाला है ये क्या, इसके दो रेखा के बीच है ना, ये है ना, यहाँ भी देखिएगा 2 लाइन के बीच में है, यहाँ भी देखिएगा 2 लाइन के बीच में है, लेकिन ये देखिए 2 लाइन के बीच में नहीं, यहाँ लाइन नहीं है ना, तो ये वाला अलग है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 98 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 99 में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। आवाज़ संख्या इसमें नहीं, इसमें आवाज़ संख्या जुड़ते गया है, इसी में आवाज़ संख्या जुड़ते गया, सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट नंबर 3 होता है समाप्त। मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।